ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं साइंस वन का थर्ड चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो देखो, आज इस चैप्टर में ना हम लोग केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन होने से पहले और होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, और केमिकल को दिखाते कैसे हैं, इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हर बार जब होता है तो सामने वाले को मुझे बताना है कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसको कैसे बता सकते हैं हम? मतलब कौन सी चीज़ें किससे मिली और क्या बना, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है इक्वेशन की वजह से। और तो हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन से हमें समझ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ इससे मिल रहा है तो ये बन रहा है, ऐसा पूरा समझेगा। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्वेशन हम पढ़ेंगे बाद में, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इससे पहले हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि दो टाइप के चेंज होते हैं हमारी पूरी धरती पर। दो टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। भौतिक बदल यानी रासायनिक बदल। भौतिक बदल यानी सिर्फ बाहर बाहर से रूप बदला है, लेकिन अंदर का वही क्या है, सेम है। भौतिक बदल, फिजिकल चेंज क्या होता है, सिर्फ उनका बाहर का स्ट्रक्चर या बोलते हैं मैटर चेंज हुआ है, बट अंदर का जो क्वालिटी है वो अभी भी वही है। जैसे पानी, पानी को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वही पानी क्या बनता है, आइस, आइस बन जाता है। और उसी आइस को अगर हम बाहर निकालें तो पानी वापस बन गया। और उसी पानी को हम ये करें, गर्म करें तो भाप में बदल गया। यहाँ पर पानी के तीन रूप हमने देखा, सॉलिड देखा, लिक्विड देखा, गैस देखा। लेकिन पानी तो पानी ही है, बस बाहर से उसका रूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर भौतिक बदल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, भौतिक बदल। दिखने देखने में बस बदल रहा है, लेकिन अंदर जो पानी था वो अभी भी पानी है। H2O था पहले भी, जब बर्फ बना तो भी H2O है, और जब भाप बना तो भी H2O है। यानी उनके अंदर का केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग चेंज हुआ नहीं। तो कभी भी अंदर से अगर चेंज नहीं होगा तो फिजिकल, और अंदर से चेंज हो गया तो केमिकल। तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं। ये जो आपके इस टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है, ये बॉक्स करने से पहले मैं दोनों के बारे में पहले समझा दूं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या है। तो वो पैराग्राफ पे ध्यान दो, ये पेज नंबर 31 फर्स्ट पैरा, ये वाला पैराग्राफ देखो। A physical, इसको मार्क करो, a physical change takes place due to change in parameters such as temperature, pressure। तापमान और प्रेशर के वजह से होने वाले जो बदल होते हैं, तापमान और बदल प्रेशर, इनसे होने वाले जो बदल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक बदल, यानी कि फिजिकल चेंज, ठीक है। ऑफन अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। ये जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, वापस से अपने रूप में आ सकता है। जैसे पानी बर्फ बना था ना, बर्फ वापस से पानी भी तो बन जाएगा, यानी रिवर्सिबल हो गया। क्या हो गया, रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल चेंज रिवर्सिबल होता नहीं। अब तुम्हें अगर नहीं मालूम होगा सर केमिकल रिएक्शन का कोई उदाहरण दो, तो मैं बताता हूँ। सब्जी जब हम बनाते हैं तो काट कर सब्जी रखा, उसको पकाया वकाया, और सब लास्ट में क्या हो गया, सब्जी तैयार हो गया, पक गया पूरा। तो क्या हम पकी हुई सब्जी को वापस कच्ची बना सकते हैं? क्या पका हुआ आम वापस कच्चा हो सकता है? तो जो चीज़ें वापस नहीं घड़ सकती, वापस नहीं बदल सकती, उसको हम रासायनिक बदल यानी कि केमिकल चेंज बोलेंगे। यानी जो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए गया वापस से आ सकता है, वो फिजिकल चेंज। लेकिन जो गया और वापस आ ही नहीं सकता, वापस अपने रूप में नहीं आ सकता, ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे अब तुम बोलोगे सर फिर कोई कांच का ग्लास है, वो अगर ऊपर से गिर के टूट गया तो अभी टूटा हुआ ग्लास वापस तो नहीं बन सकता। तो सर ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये फिजिकल चेंज ही है। नहीं बन सकता इसका मतलब ऐसा नहीं है, अबे उसको गलाकर वापस से उसी शेप में डाला तो बन सकता है ना। और वो चीज़ भी छोड़ो, बनने के बाद छोड़ो, अगर हम देखें टूटने से पहले क्या था, ग्लास ही था। टूटने के बाद क्या हुआ, ग्लास ही है, बस छोटा सा टुकड़ा हो गया है ना। तो क्या इसमें अंदर के अंदर चेंज हुआ है इसके, उसके रंग रूप में बदल हुआ है? रंग बदला है उसका? नहीं बदला। उसका स्वाद, उसका मतलब स्वाद तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ बदल नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है जो हमेशा के लिए हो गया हो, जो वापस नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए उसको हम केमिकल चेंज ना बोलकर क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमें ना सुगंध में फर्क आ जाता है। केमिकल चेंज जब होता है सुगंध में फ़र्क आ जाता है, उनके आकार में फ़र्क आ जाता है, उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, उनके देखने में, उनके कलर में फ़र्क आ जाता है, सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे कि कच्चा आम लो और पका आम लो, दोनों में कितना फ़र्क है। एक कच्चा आम कौन सा कलर, ग्रीन टाइप होता है ना एकदम, और जो पका आम होता है येलो या थोड़ा ऑरेंज टाइप होता है ना।
तो दोनों में कितना फर्क है, और कलर में फर्क है, और दूसरा टेस्ट, ये कितना एसिड है, मतलब कितना खट्टा लगता है, और ये जो पका हुआ कितना मीठा लगता है, तो दोनों के टेस्ट में भी बहुत फर्क है। और ये कितना सॉलिड टाइप रहता है ना, कच कच करता है, और ये जो कैसा एकदम मुलायम ऐसा लिया अंदर गया सीधा। तो यानी दोनों में बहुत फर्क है, ये पका हुआ वापस कच्चा नहीं हो सकता। इस कारण से ये जो बदल हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कच्चा से पका जो हुआ है, ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। और जो पानी का मैंने उदाहरण लिया वो कौन सा चेंज था? फिजिकल चेंज। तो मैंने वो लाइन वही पढ़ा, ऑफन अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, इस लाइन को मार्क करो। फिजिकल चेंज वापस से अपने रूप में आ सकता है, लेकिन केमिकल चेंज नहीं। अगली लाइन पर ध्यान दो, द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम इन फिजिकल चेंज, भौतिक द्रव्या बदलामध्ये द्रव्यांचे संघटन तसेच राहते। जो उनके अंदर का जो ये है कंपोजिशन है मैटर का, जैसे मैंने H2O बोला तो H2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, H2O। तो पानी लो चाहे आइस लो चाहे भाप लो, तीनों में H2 और O1 है, ये है ना, मतलब उनके मैटर में, कंपोजिशन में, उनके बॉन्डिंग में कोई फर्क है नहीं है। यानी कि फिजिकल चेंज में सेम कंपोजिशन होता है अंदर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया है, देखो, आइस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर ऑन हीटिंग एंड सेम एंड वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू आइस ऑन कूलिंग। अगर ठंडा जगह पर रखा तो पानी बर्फ बन जाता है, और गर्म जगह रखा तो बर्फ पानी बन जाता है। ये जस्ट तापमान की वजह से हुआ। तापमान और प्रेशर, ये दोनों की वजह से क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। वो जो ग्लास ऊपर से नीचे गिरा किसके वजह से? प्रेशर की वजह से, जमीन का प्रेशर लगा, ग्रेविटी लगा, इसकी वजह से चेंज हो गया। आगे, when we call a particular process a phenomenal as chemical change, some chemical reactions are taking place into a concerned matter। तो इसी का उल्टा जो केमिकल चेंज है उसमें केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, उनका केमिकल बॉन्डिंग बदल जाता है, उनका कंपोजिशन बदल जाता है, उनका टेस्ट बदल जाता है, उनका रूप बदल जाता है, उनका सब कुछ पूरा अंदर से लेकर बाहर तक सब चीज़ें चेंज हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। क्लियर हुआ? तो अब आते हैं वापस इसी टेबल पर जो मैंने अभी, हाँ, डेफिनेशन में टिक पहला लाइन टिक कर लो वो वाला। A physical change takes place due to change in parameters such as temperature and pressure। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब पुराने सारे बंधन तोड़कर जो नए बंधन बनाता है, पुराने सारे बॉन्डिंग, क्या बोला उसको? प्रीवियस बॉन्डिंग, सम सब्सटेंसेस, जो पुराने सब पदार्थ थे, पुराने सब्सटेंस थे, उनका पूरा बॉन्डिंग ब्रेक होकर क्या होता है? नए पदार्थ का बॉन्डिंग बनता है। यानी कि जब नया पिछला बंधन जो था, पिछला बॉन्ड था, वो पूरा टूट कर जब नया बॉन्ड बनता है, तब हम इसे कौन सा चेंज बोलते हैं? केमिकल चेंज। लेकिन जब बॉन्ड ही नहीं टूटा, बॉन्ड ही नहीं बदला, तो कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। हाँ, वो भी, इफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर, वो लाइन देखो, इफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अगर अंदर का कंपोजिशन बदल गया तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, तो अब इस जरा ये टेबल पे आओ, 3.1 टेबल, सम कॉमन फिनोमेना। इस टेबल में देखो क्या क्या उदाहरण है। सबसे पहला, बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना, ये फिजिकल चेंज है, भौतिक बदल। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बना रहे हैं, पक रहा है, तो ये कौन सा चेंज हुआ? केमिकल। क्योंकि तो ये कैसे चेंज कर सकते हो? पहला देखो, क्या वो वापस हो सकता है? नहीं हो सकता, केमिकल। और उसमें बहुत सारे बदल भी हो रहे हैं, तो वो सब भी देख के मैंने भी पढ़ा है ना, वो सब देखो। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का सड़ना या फल का खराब हो जाना, वो क्या है? केमिकल चेंज। जैसे एप्पल ले लो या बनाना, मैंगो ले लो, कुछ ये लोग खराब हो जाते हैं ना समय के साथ साथ, तो वापस से सही हो सकते हैं? नहीं, तो ये केमिकल चेंज है। उनके अंदर का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? बदल जाती है, केमिकल बदलता है। मिल्क टर्न इनटू अ कर्ड, दूध दही बन गया, तो ये केमिकल चेंज है ना, फिजिकल चेंज नहीं है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी भाप में बदला, फिजिकल चेंज है, वो भाप वापस से पानी में बदल सकता है, तो ये फिजिकल चेंज है, भौतिक बदल है। दुधाचे दही, दुधाचे दह्यात रूपांतरण होणे हे केमिकल बदल है।
परत दहीला आम्ही दूध करू शकतो का? मग अगला, डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्टमक, पेट में हमारा जो खाना पच रहा है, क्या पचा हुआ खाना, आप सर उल्टी करते ना, उल्टी नहीं है, वो पचा हुआ खाना है, पचा इन द सेंस वो जो हो चुका है वही केमिकल चेंज है। क्या है? क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि इसके साथ हमारे जो स्टमक का एसिड होता है, मालूम है ना, हमारे स्टमक में जो एसिड है, वो एसिड उस खाने में मिलता है, केमिकल चेंज होता है, तब जाके खाना पचता है। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थेलिया बॉल्स एक्सपोज टू दी एयर, जो कपाट में कपड़े खराब ना हो इसलिए वो नेफ्थेलिन बॉल डाला जाता है, तो नेफ्थेलिन बॉल का साइज धीरे 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 छोटा होते जाता है। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? नेफ्थलीन बॉल है, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही है, वो बस हवा में उड़ते जा रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो ये फिजिकल चेंज है। अगला जो है स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कड़प्पा टाइल। कड़प्पा मालूम है ना, जो किचन का ये होता है वो कड़प्पा होता है या तो टाइल्स बाय लेमन जूस। लेमन जूस एसिड है, एसिड जब इस कड़प्पा में जाता है तो रिएक्शन होता है, तो ये कौन सा क्या हो गया? ये केमिकल चेंज। अगला है ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एक ऊपर से नीचे गिर गया, टूट गया, तो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, भौतिक बदल, ये है। और कडप्पा लिंबांच्या रसाचे डाग पडणे हे केमिकल चेंज आणि हे फिजिकल चेंज, हे पण केमिकल चेंज। हे 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 ना वरचे, ठीक है, केमिकल चेंज है। जो लोहे में जंग लग जाता है वो भी कौन सा चेंज है? केमिकल। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक रस्ट है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक में क्या आएगा? रस्ट। वो रस्ट भी क्या है? केमिकल चेंज है, वो एक केमिकल के वजह से होता है, ऑक्सीजन और वाटर का वो सब रिएक्शन होता है, तब जाके ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो ये मार्क किया ना सबने? फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस इन अ पैरामीटर सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पहला पॉइंट। और हाँ, इसमें एक चीज याद रखना, आपको एग्जाम में डिफरेंस रिटन आता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फर्स्ट पॉइंट उन दोनों का डेफिनेशन आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये रिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। इसमें क्या होगा? इसमें फिजिकल चेंज में कंपोजिशन ऑफ मैटर सेम रहता है, केमिकल चेंज में कंपोजिशन ऑफ मैटर अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या लिख सकते हैं? इट इज ऑकर ड्यू टू दी टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो जो डेफिनेशन में था। और इसके ये किसके वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से या केमिकल बॉन्डिंग चेंज होने की वजह से। हाँ, और लास्ट में एग्जांपल वाला पॉइंट भी, मतलब कुल मिला के 4-5 पॉइंट बना सकते हो। डाइजेस्ट में इसका डिफरेंस बिटवीन मिल जाएगा, तो नोट्स में इसका डिफरेंस बिटवीन लिखना। ये सब ना लिखकर सिर्फ डिफरेंस बिटवीन लिखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट उसमें आ ही जाएंगे। चलो, अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, क्या होता है केमिकल रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंजेस हो, है ना, जिसमें केमिकल बदलाव हो, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रासायनिक अभिक्रिया। अब एक चीज़ पीछे पलटो, एक चीज़ नहीं बताया मैं। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो दो चीज़ें, मैंने बोला ना, बनने से पहले कुछ अलग होते और बनने के बाद, रिएक्शन होने के बाद कुछ अलग हो जाते। तो जो रिएक्शन होने के पहले थे उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलने वाले हैं रिएक्टेंट। रिएक्शन में रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं, जो रिएक्शन होने से पहले जो कुछ भी थे, उन सभी को हम बोलने वाले हैं रिएक्टेंट, है ना, जिसको अभिक्रिया कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांना अभिकारक असे म्हणतात, इसको ही क्या बोलते हैं हम? अभिकारक, यानी जो कर रहे हैं, जो रिएक्शन में जा रहे हैं, जो रिएक्शन करवा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्ट होंगे। और जो बनता है, रिएक्शन होने के बाद कुछ बनेगा, तो उसको हम बोलने वाले प्रोडक्ट। क्या बोलने वाले हैं? प्रोडक्ट, जिसको मराठी में क्या लिखा है? उत्पादक, है ना, उत्पादिते। ठीक है,
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पहले रिएक्शन होने से पहले क्या था, रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब एक चीज़ बताओ, जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जो भी कुछ डालते हैं, मान लो भिंडी की सब्जी बना रहे हो तो भिंडी डाला, नमक डाला, जो भी तुम्हें टमाटर धनिया प्याज जो भी डालना है, जो भी है मैं डालता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी कुछ तुम डाल रहे हो, जो भी कुछ, मैं 5-6 चीज़ें हो गए ना, तो मैं नमक भी डालोगे, नहीं तो नमक ही भूल गया। तो जो जितनी भी चीज़ें तुम्हारा लिस्ट बना है, मसाला डाल दिया है, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, रिएक्टेंट। लेकिन ये सब चीज़ मिलकर जो थोड़ा समय के लिए तापमान दिया, फिर गर्म हुआ, पका सब्जी, और पकने के बाद जो पूरा तैयार हुआ, उसमें से नमक अलग करके दिखा सकते हो, उसमें से प्याज अलग कर सकते हो, हाँ मतलब दिख रहा है, बट प्याज का जो स्वाद मिल चुका है अब वो हट सकता है, नहीं हट सकता। ये तो वैसा ही हो गया, मैं नॉनवेज नहीं खाता लेकिन पीस निकाल के रस्सा खाता हूँ, इसका कुछ मतलब है? अबे पीस मिल चुका है, घुल चुका है, अब उसको निकाल के खा, चाहे वैसे ही खाए, की मतलब हुआ ना। तो रिएक्टेंट होने के पहले क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब कंबाइंड होके जो बना वो क्या बना, प्रोडक्ट। तो जो सब्जी बनी वो प्रोडक्ट है, लेकिन सब्जी के लिए लगने वाली जो चीज़ें थी वो रिएक्टेंट थी, जो रिएक्ट कर की। तो अभी कारक कौन कौन था, तेल मसाले जो भी कुछ तुमने डाले, तेल मसाले जो भी डाले, और जो उसके बाद बना, उत्पादित है, वो क्या है, सब्जी, जो पूरा फाइनल तैयार हो। अब ये हर चीज़ों में से आम, आम का बिना किसी के सहायता के वो सड़ जाता है क्या, कुछ तो होता रहेगा उसके साथ, आम क्यों सड़ता है? या फिर वो केला, केला जो है वो काला या ब्राउन क्यों हो जाता है, सेब ब्राउन क्यों हो जाता है? क्योंकि हवा में कुछ ऐसे गैस हैं, वो जैसे उसके साथ मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। और वही रिएक्शन में जो ये है एप्पल, उसमें आयरन होता है, मालूम है ना, आयरन, और जो हवा में ऑक्सीजन, तो आयरन ऑक्सीजन मिले तब जाके वो रस्ट टाइप इन द सेंस वो जंग नहीं होते, बट वो ऑर्गेनिक टाइप होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो जो बना वो कलर के कैसे पता चला उसका, ब्राउन कलर से, तो वो प्रोडक्ट बन गया। कहने का अर्थ क्या है ना, जो भी चीज़ें रिएक्शन होती हैं उसमें दो चीज़ें तो होती, रिएक्शन होने से पहले क्या थे और रिएक्शन होने के बाद क्या, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? चल, तो इसको भी मार्क कर लो, यहाँ पे लाइन दिया है, ये देखो, द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। समझ में आया? अब एक रिएक्शन है, जैसे देखो, जब हम कोल मालूम है ना, कोयला, कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है, मतलब जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है ना, कोई भी चीज़ तभी जल पाती है जब ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ही ना हो तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। कोई भी चीज़ जल रहा है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। सर ये लाइट जल रहा है, अबे ये जलना नहीं, आग आग, कहीं भी अगर आग लगानी है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ये कार्बन, कोयले को अगर मैं जलाऊँ यानी ऑक्सीजन दूँ तो क्या बनता है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तभी देखो ना, कोयले को हम जलाते तो काला काला धुआं निकलता है, वो काला काला धुआं कुछ नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड काले कलर का भी दिखता है ज़्यादातर। तो इसीलिए जो एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन में जो इंडस्ट्री से बाहर क्या निकलता है, काला धुआं, ग्रे कलर का धुआं, वो कुछ नहीं होता। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो भी चलो थोड़ा सा ही खतरनाक है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो और ज़्यादा। वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है फ्रिज से, फ्रिज के अंदर से, वो निकलता है एसी के अंदर से, और वो निकलता है गाड़ियों, जो 4 व्हीलर होता है उसके। सीएनजी की वजह से आजकल बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं, बट फ्रिज और ये सब है तो इसकी वजह से भी निकलता रहता है। हाँ, फ्रिज से भी, फ्रिज के अंदर वो सिलेंडर होता है ना, वो तुम्हारा तापमान बदलने के लिए, सारा चीज़ करने के लिए, उससे भी गैस निकलती रहती है, बट तुम्हें पता थोड़ी चलेगा। इसलिए फ्रिज भी एयर पॉल्यूशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। एसी भी एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। नहीं, फैन, हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो केमिकल इक्वेशंस पर ध्यान दो। अभी नेक्स्ट टॉपिक, अभी रिएक्शन समझा दिया मैं, अब अगला टॉपिक क्या है, इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं समीकरणें। तो अब देखो, केमिकल रिएक्शन को, जो भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इक्वेशन से। देखो ये है इक्वेशन, ये जो मैंने अभी बताया इसको ही क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन। अब इक्वेशन दिखाने के दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं,
दो तरह से इक्वेशन दिखा सकते हैं। पहला इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन, क्या है, और दूसरा तरीका है केमिकल इक्वेशन। दूसरा तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो सर इन दोनों में से कौन सा यूज होता है ज्यादातर, मतलब कौन सा हमेशा यूज होता है, हमेशा केमिकल इक्वेशन यूज होता है। समझाने के लिए केमिकल इक्वेशन के नीचे वर्ड इक्वेशन को यूज किया जाता है। अब क्या है वर्ड इक्वेशन, क्या है केमिकल इक्वेशन, ये दोनों हम इस पैराग्राफ में सीखेंगे। तो एग्जाम्पल देखो वहां पर एक दिया है, एक जिंक सल्फेट है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया रहेगा। देखो वहां पे इक्वेशन पर ध्यान दो, ये देखो ये वाला पेज, aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust gives aqueous solution of zinc sulfate plus copper। ये क्या था, इसमें क्या किसी ने केमिकल नाम लिखे, जैसे जिंक का केमिकल नेम क्या होता है Zn, कॉपर का क्या होता है Cu, मालूम है ना, अभी पिछला लेसन वहीं से आए हम लोग, उसी रास्ते से आए, तो केमिकल नेम हमें पता होने चाहिए। तो अब केमिकल फार्मूला, तो कॉपर को Cu बोलते हैं, लेकिन Cu नहीं लिखा, कॉपर लिखा, तो ये वर्ड यूज किया ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें उसका पूरा नाम आता है, शॉर्ट नेम नहीं होता, उसका फार्मूला नहीं होता। इसमें फार्मूला आता है, वर्ड इक्वेशन में फार्मूला आता है नहीं, शॉर्ट नेम आता है नहीं, उसका पूरा नाम आता है, वर्ड आता है, तो इसलिए इसका क्या नाम दिया है, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल जो मैंने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा बोलो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट, सुनो कॉपर और सल्फर, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में डाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके अंदर जब हम क्या डालें, जिंक का डस्ट, इसके अंदर ऊपर से नमक कैसा डालते हैं वैसा जिंक डस्ट डालें तो ये रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन होके क्या बनता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, जो पहले कॉपर सल्फेट था अब वो कॉपर निकल के जिंक के साथ रिएक्ट, मैंने क्या बोला था, देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं। तो पुराना बॉन्ड क्या था, कॉपर और सल्फेट का, देखो ना रिएक्शन होने से पहले क्या थे, कॉपर और सल्फेट बॉन्ड में थे, कॉपर और सल्फेट अलग हो गए, और जो नया कौन आया, जिंक आया ना, तो जिंक सल्फेट के साथ मिल गया और कॉपर अलग हो गया, तो इसीलिए बोलते पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसको दिखाने का तरीका क्या था, वर्ड, तो इसलिए इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। अब इसी का जो दूसरा तरीका है, अभी उसी के नीचे देखो लिखा है, दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। तो आपको एग्जाम में लिखने आना चाहिए, अगर वर्ड में हम लोग केमिकल रिएक्शन को दिखाएंगे, हाँ वो डेफिनेशन है, पहला लाइन डेफिनेशन, द सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन विच वर्ड्स इन द वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर लेकिन इसी को मैं अगर फार्मूले में लिखूं, किस में लिखूं, फार्मूले में, तो इसी को देखो कॉपर सल्फेट को फार्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4 प्लस क्या जिंक डस्ट था तो Zn, ये दोनों ऐड हो गए तो क्या बने, ZnSO4, जिंक सल्फेट बने ना, तो ZnSO4 प्लस Ca कॉपर। यानी समझ में आया कैसे इन्होंने वर्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, फार्मूला में, केमिकल नेम में। तो अभी अगला लाइन पढ़ो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूले, उसमें ऊपर वाले में क्या था, यूजिंग वर्ड्स, इसमें क्या है, यूजिंग केमिकल फॉर्मूले, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें केमिकल फार्मूला यूज होता है, क्या यूज होता है, केमिकल फार्मूला यूज होता है, और इसमें क्या यूज होता है, वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया, और इसका एग्जांपल मैंने दिया अभी टेक्स्ट बुक में ही दिया है, और उसी को हमने इसमें भी पढ़ा, कॉपर सल्फेट प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इसी को वर्ड में उन्होंने क्या बोला था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम एक चीज पूछोगे, सर वहां पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था, बराबर, क्या था, एक्वस सॉल्यूशन, यानी पढ़कर हमें पता चल रहा है कि उसको पानी में डालना है, बट सर यहाँ CuSO4 में थोड़ी पता चल रहा है कि उसको पानी में डालना है या ऐसे ही करना है, तो ये तो गलत हो गया ना, इसको पूरी तरह से जानकारी ये दिखा पा रहा है क्या,
नहीं, तो इसके लिए क्या सोचना है, इसके लिए कैसे हम सुधारेंगे, तो उसके लिए है ना आगे आ जाता है, आगे नहीं मतलब इसके लिए हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। इन दोनों में से हम किसको अभी आगे पढ़ेंगे, सिर्फ इसको हम नहीं पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, देखो आगे देखो लिखा है, अगला टॉपिक है राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने का कैसे, उसी के 5-6 नियम है। कितने नियम है, ये 6 के 6 नियम ये फुलफिल होने चाहिए। अगर इस नियम का पालन नहीं करोगे तो आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या है वो अभी वो 6 नियम में से एक नियम है कि उनका अवस्था भी आपको बताना है। तो ये एक्वस था तो AQ लिखोगे, और ये जेडन ऐसे ही था तो उसको ऐसे लिखोगे। अभी ये AQ है तो इसको AQ लिखोगे, तो उनके नीचे ब्रैकेट करके दिखाना है, ठीक है। तो ये करेक्टेड वर्जन है, करेक्टेड वर्जन, ठीक है। तो इस नहीं, पाउडर वर्जन नहीं, पाउडर ही रहता है एक्चुअली वो, तो उसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया, ये क्या किया हमने, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो मैंने मतलब पूरे चैप्टर का जो ओवरव्यू था, केमिकल रिएक्शन वो भी बता दिया और केमिकल इक्वेशन वो भी बता दिया। लेकिन क्या हमारा चैप्टर इधर ही खत्म होता है, नहीं। ऐसे अभी केमिकल, अभी तो पूरा क्या बोलते हैं, सिर्फ समरी दिया या स्टार्टिंग किया। अभी यहाँ से आग लग गई, अब यहाँ आग बुझेगी सीधा चैप्टर के लास्ट में। अब यहाँ पे क्या केमिकल इक्वेशन के क्या नियम कानून है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करने का, बैलेंस क्या करने का समझा है। यहाँ पर कॉपर कितना है, इस पूरे में कॉपर कितना है, 1 है। वहां पर कॉपर कितना है, 1 है। यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है। और कहीं सल्फर है, नहीं। यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 ही है। यानी जो कॉपर है वो रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। जो सल्फर है वो रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है। और जो जेडन है जिंक, वो रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। तो क्या दोनों में सेम सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें ये अगला टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। और यही अगर सेम सेम ना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो तुम्हें पता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देंगे और बोलेंगे बैलेंस करके दिखाओ। नहीं, उसका कोई डिफरेंशिएटिंग नहीं आता। हाँ करेंगे, सीखेंगे, अभी वही मैं बता रहा हूँ, बस अभी आगे हम सीखेंगे उसको कैसे। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, पहला तो इसका नियम ही पढ़ेंगे, 6 नियम। तो देखो पेज नंबर 32 दिख रहा है, 32 और 33 ये दोनों पेज किस में जा रहा है, इनका नियम समझने में। अब अगला पेज पे आओ, पेज नंबर 33। तुम्हें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझना पड़ेगा, यानी ये बैलेंस कब होता है और अगर बैलेंस ना हो तो कैसे बैलेंस करें। देखो वहां पर लिखा है स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस करने के लिए क्या क्या स्टेप है, तो 4 स्टेप उसका पढ़ेंगे, समझ में आया। ये पूरा हो जाने के बाद तब उसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर इसके बाद एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आता है, ये पूरा खत्म हो गया, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन का मुझे स्पीड बढ़ाना है। मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं 2 दिन में नहीं, मेरा आज ही 1 घंटे में ये रिएक्शन हो जाए। मैं मतलब किसी लोहे का जंग लगाना है, मैं बोल रहा हूँ नहीं 2 महीने में नहीं जंग लगे, अभी इसको जंग लग जाए, 2 दिन में ही जंग लग जाए। तो मान लो मुझे केमिकल रिएक्शन बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, पेज नंबर 39। रेट अगर तुम्हें घटाना या बढ़ाना है तो क्या कर सकते हो, तो उसके लिए 5 तरीके हैं, नेचर, साइज, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और 5वां कैटलिस्ट। ये पूरा रेट को बताएंगे। फिर आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, रिएक्शन में आता है। तब आता है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़े तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेंसिडिटी मतलब खाने से बदबू आती है ना, बासी खाना हो जाता है, वो रेंसिडिटी। क्लियर हुआ। तो ये पूरा चैप्टर एक्चुअली में बहुत ही वास्ट है। तो हमारा कहने को तो चैप्टर इधर ही हो गया, उड़ गया, बट एक्चुअली में इसके बारे में अगर एक एक टॉपिक अगर हम खोल के देखें तो वो अंदर उतना ही गहरा है। समझ में आई बात। तो ये 10th स्टैंडर्ड है तो इतना तो पढ़ाई बनता है, इतना काबिलियत होना भी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। छोटा फॉर्म, ये बड़ा बड़ा हो रहा था ना,
ये छोटा फॉर्म है कंडेंस। इसको कंडेंस मतलब सिकुड़ना, उनको छोटा करना। तो देख, अरे उधर क्या लिखा था, एक्वस फॉर्म ऑफ कार्बन, अरे कॉपर सल्फेट, इतना लिखा था, और इधर क्या लिखा है सिर्फ ये, तो कंडेंस हो गया ना, छोटा हो गया, तो इसको कंडेंस या शॉर्ट फॉर्म। बल्ज होता है, बल्ज बोल सकते हैं, या एक्सपांड होता है, एक्सपांडेड फॉर्म है ना। तो चलो देखते हैं भी केमिकल इक्वेशन के क्या नियम है। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, पहला नियम क्या है। अब ये देखो, अगर मैं ये फटाफट अभी के अभी 2 मिनट में करवा दूं, तो पहला मैं बिना पढ़े अगर मैं बता दूं, तो देखो जो फर्स्ट वाला लॉ है उसमें एरो के ऊपर, फर्स्ट वाला नियम किस पर फोकस करता है, एरो के ऊपर, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक कंडेंस फॉर्म लिखा था, यहाँ पे देखो एरो आया था, ये एरो क्या दिखा रहा था, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ मतलब ये था और उससे ये बना, मतलब डायरेक्शन क्या था, ऐसे गया। अगर डायरेक्शन ऐसे दिखाता तो यहाँ से ये बना, लेकिन हमारा वो डायरेक्शन नहीं था, हमारा डायरेक्शन क्या था, ऐसे था, तो लेफ्ट टू राइट। तो डायरेक्शन, ये जो एरो है, ये एरो क्या बताएगा, बिटवीन, ये एरो कहाँ रहेगा, बिटवीन, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो आना ही चाहिए, और वो एरो का डायरेक्शन कहाँ, किस साइड होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड, लेफ्ट टू राइट नहीं, प्रोडक्ट के साइड। जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ एरो होना चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट है ना तो यहाँ एरो, अगर यहाँ प्रोडक्ट होता तो एरो ऐसे हो जाता, जिस साइड प्रोडक्ट उस साइड एरो, क्योंकि डायरेक्शन समझना चाहिए। ये पहला नियम है कि आपको एरो का यूज बहुत अच्छे से करना है। एरो ने क्या, केमिकल इक्वेशन में एरो आता है तो एरो डाल दिया, क्यों आता है एरो, एरो का डायरेक्शन कहाँ रहता है, वो सब पता होना चाहिए। तो पहला नियम, इसको जरा कोई पढ़ेगा फटाफट। नहीं नहीं, पहला वाला, पहला वाला, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while the products on the right hand side an arrow heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of the reaction. Yes, तो रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाता है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एरो, और एरो का डायरेक्शन किस साइड होता है, प्रोडक्ट साइड। ये पूरा कौन बता रहा है, फर्स्ट नियम। अब सेकंड नियम पढ़ो। Plus sign plus in between them. For example, in the equation, two plus sign plus is drawn in between the reactions CuSO4 and zinc. Zn. Similarly, a plus sign is drawn in the between the products zinc sulfur and. ठीक है, तो सेकंड वाला जो है वो टू और मोर, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रहेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर दो या दो से ज़्यादा रहेंगे तो उनको कैसे लिंक करेंगे, बाय यूजिंग प्लस साइन। कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस साइन। जैसे अभी पिछला एग्जांपल लिया था CuSO4 और जिंक, ये दोनों रिएक्टेंट थे ना, ये दोनों भाग ले रहे थे ना रिएक्शन में, तो इन दोनों को कैसे लिंक किया, प्लस से, मतलब दो लोग आएंगे तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और फिर एरो दिखाएंगे प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में कौन बना, ZnSO4, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना, और एक बना क्या, कॉपर भी बना, तो इसको कैसे लिंक करेंगे, इसको भी प्लस साइन, यानी चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर वो दो या दो से ज्यादा होंगे तो उनके बीच में प्लस साइन आएगा। ये बताने वाला कौन सा नियम है, सेकंड। थर्ड नियम पे आओ, informative indicated in the equation। तो अब जो तीसरा नियम है वो किसको दिखाता है, फिजिकल स्टेट को दिखाता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। Instead of G, this can be included by an arrow pointing upward. If the product form is soluble solid in the form of a precipitation when instead of S, this can be included by an arrow pointing downward. When reactant and the product are in the form
form of solution in water, they are said to be present in a aqueous solution state. This state is secured by putting the letter पॉज करो। bracket after पॉइंट किसको है, फिजिकल स्टेट के ऊपर है। और देखो एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। अगर मान लो रिएक्टेंट में सॉलिड होगा, रिएक्टेंट साइड में अगर इस साइड कहीं सॉलिड आया, इस साइड कहीं सॉलिड आया तो उसको हम एस ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अगर रिएक्टेंट साइड कोई लिक्विड है तो उसके लिए एल यूज करते हैं, और रिएक्टेंट साइड कोई गैस है तो उसके लिए जी यूज करते हैं। ये किसके साइड? लेफ्ट साइड। लेकिन यही प्रोडक्ट में मान लो कोई सॉलिड बन रहा है और वो भी सॉलिड इनसॉल्युबल, जो किसी पानी में घुले ना, ऐसा कोई सॉलिड बन रहा है, तो एस लिखने से अच्छा हम उसको पॉइंटिंग डाउनवर्ड यूज करते हैं, एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। और लिक्विड की जगह लिक्विड ही यूज करेंगे। और गैस है ना, तो प्रोडक्ट में जब गैस बनता है तो वो उड़ जाता है, उड़ जाता है। अरे किसी को मैंने जलाया और गैस बना तो गैस रुकेगा कि उड़ेगा? तो इसलिए उसको हम किससे दिखाते? एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। ये पूरा बॉक्स है ना, ये बॉक्स तीसरा पॉइंट बता रहा है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट वाला नहीं समझा आपने, जो ऊपर एरो करके बनाया नीचे। देखो रिएक्टेंट मतलब ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है तो उसके लिए एस एल जी, ये तो क्लियर। लेकिन जो प्रोडक्ट में जब कोई सॉलिड बनता है, मान लो मैंने कोई चीज़ बना और सॉलिड चीज़ बना, मतलब लिक्विड नहीं बना, सॉलिड बना, तो उसको सॉलिड चीज़ को मैं क्या करूँगा? एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड दिखाऊंगा। ये कब? जब कोई पानी में मान लो कोई चीज़ घोल रहा हूँ और पानी में सॉलिड चीज़ बना और वो पानी के नीचे आके जम गया, पानी के नीचे जमता है ना सॉलिड, तो जो जमा हुआ सॉलिड है उसको हम डाउनवर्ड, क्यों डाउनवर्ड? क्योंकि जम जाता है ना पानी में, इसलिए डाउनवर्ड। और जो लिक्विड रहता है, लिक्विड ही बना तो लिक्विड एल से ही दिखाएंगे, उसके लिए कोई दूसरा साइन नहीं है। लेकिन अगर गैस रहेगा और प्रोडक्ट में भी अगर गैस बन रहा है तो वो गैस उड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग अपवर्ड। क्लियर हुआ? चलो अभी अगला फोर्थ वाला में म्यूट पे चला गया। फोर्थ पॉइंट पढ़ो। लेकिन 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 तुम लोग बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट साइड में सॉलिड डाउनवर्ड से दिखाया जाता है, लेकिन सर थर्ड वाले में लास्ट लाइन जो इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड भी तो ऐसे ही यूज़ किया है, प्रोडक्ट साइड में, वहाँ पर क्यों नहीं डाउनवर्ड यूज़ किया? तो ये डाउनवर्ड कब यूज़ करते हैं? जब वो पानी में बनता है, मतलब जब नीचे बैठता है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, उसके लिए ये डाउनवर्ड है। या फिर डाउनवर्ड रहता है, नहीं तो फिर एस से भी दिखा सकते हैं, दोनों से दिखा सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो फोर्थ पॉइंट। when it is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign delta written above the arrow that indicate the direction of the reaction. For example, the reaction in which equivalent is formed on the heating limestone is written as follows. CaCO3 ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि अगर मैंने किसी रिएक्शन को कराने के लिए मुझे आग लगानी हो, जैसे सब्जी को बनाने के लिए आग देना पड़ रहा है, सब्जी को बनाने के लिए हीट गिवन, मतलब हीट देना पड़ता है, तो इसके लिए उसके एरो के ऊपर क्या लिखते हैं? डेल्टा, यानी ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ये दिखाता है कि मुझे इस रिएक्शन के कराने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। अगर आग नहीं होगी तो सब्जी अपने आप पकेगी नहीं। तो कोई भी रिएक्शन जिसके लिए आग जरूरी है उसको उसको किसे दिखाते हैं? एरो। वो जो एरो की बात की थी ना हमने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो आता है, उसी एरो के ऊपर क्या दिखा देंगे? डेल्टा दिखा देंगे। इसका मतलब ये समझना कि डेल्टा आया मतलब इसको आग की जरूरत पड़ने वाली है। ये तो हमने दिया, लेकिन मान लो सर फटाका, मैंने आग लगाया लेकिन वो फटाका फिर वो भी तो आग दे रहा है, वो भी और ज़्यादा ये हो रहा है। प्रोडक्ट में आग बनेगा तो उसका क्या? प्रोडक्ट में मतलब रिएक्शन होने के बाद अगर आग बन रहा है उसका क्या करेंगे? तो उसको हम लास्ट में क्या करेंगे? हीट रिलीज्ड मतलब हीट बाद में निकल रहा है, तो उसको कैसे दिखाएंगे? प्लस हीट लिख देंगे लास्ट में। क्या लिख देंगे? लास्ट में प्लस हीट लिख देंगे। तो देखो पहले फोर्थ पॉइंट में CaCO3 को अगर मैंने हीट कर दिया, मतलब ऊपर देखो ट्रायंगल है, उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, बराबर। लेकिन यही अगर मैं ये ऊपर वाला एग्जांपल, वो जो तुमने एग्जांपल दिया था ना, ये वाला कॉपर सल्फेट और जिंक का, वही एग्जांपल में अगर बात करूं
तो वो दोनों एग्जाम्पल जब बनते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर, तो उसके साथ कहीं ना कहीं आग भी, आग इन द सेंस आग नहीं बोल सकते, हीट बोल सकते, गर्मी बाहर आती है, उस आजू बाजू गर्म हो जाता है, तो उसको कैसे दिखाया, प्लस हीट से। यानी जब रिएक्टेंट में मुझे हीट गिवन देना पड़ रहा है तो मैं एरो के ऊपर डेल्टा कर रहा हूँ, लेकिन अगर रिएक्शन होने के बाद अगर हीट निकल रही है तो उसको लास्ट में फिर प्लस हीट, मतलब प्रोडक्ट में हीट भी तो आया, मतलब मुझे प्रोडक्ट में क्या मिला, हीट भी मिला, तो इसलिए प्लस हीट। आगे It is necessary to fulfill the certain conditions like specific temperature, pressure, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट टू ब्रिंग ऑर्डर सम। तो फिफ्थ वाला जो लॉ है वो किसके ऊपर है, देखो कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हम ऐसा मतलब जिनके लिए कुछ तापमान जरूरी है, जैसे अगर मैं सब्जी मान लो पका रहे हैं अगर कोई, तो उस तापमान में ले जाना जरूरी है, तुम एकदम स्लो कर दोगे या एकदम ही फास्ट कर दोगे तो खत्म, तो एक सर्टन तापमान देना जरूरी होता है। तो मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूँ मान लो, उस रिएक्शन के लिए मुझे चाहिए कि नहीं यही तापमान दोगे तभी ये केमिकल रिएक्शन काम करेगा, वो तापमान मान लो कोई भी डिग्री हो सकता है, कितना भी डिग्री, उसको कैसे दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, तो उसको उन्होंने बोला तापमान की बात नहीं, प्रेशर की भी बात हो सकती है, कैटलिस्ट की भी बात हो सकती है, तो इन लोगों को कहाँ दिखाएं, तो दीज कंडीशंस आर इंडिकेटेड बिलो और अबव द एरो, तो ये सारी की सारी जानकारी एरो के ऊपर या एरो के नीचे ही दिखाई जाती है। आगे फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल vegetable oil takes place at the temperature of 60 degrees Celsius with hydrogen gas in presence of निकल कैटलिस्ट एंड इज रिटन एज फॉलो। तो एक वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल घरों में जो यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, तो वेजिटेबल ऑयल को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाना चाहूँ, वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन रिएक्ट करवाना चाहूँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए मुझे 60 डिग्री का तापमान भी लगेगा, 60 डिग्री का तापमान गैस से जो हम देते हैं 60 डिग्री का तापमान लगेगा, प्लस निकल कैटलिस्ट लगेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, इससे पहले हमने कैटलिस्ट पढ़ा है ना, पढ़ा है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल के रिएक्शन को बढ़ा देते या घटा भी देते, दोनों करते हैं, या तो स्पीड बढ़ा देंगे या तो स्पीड घटा देंगे, दोनों करते हैं। जो चीज़ 2 दिन में होने वाली रहेगी वो अभी 5 मिनट में हो जाएगी, तो ये क्या है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो कैटलिस्ट कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे नहीं रुको मैं बता, एक मिनट, तुम हो घर पे गए और पप्पा हैं, ठीक है, और पप्पा तुमसे ऑलरेडी चिड़े उड़े रहते ही हैं, थोड़ा बहुत तो ऐसा रहते ही हैं कि कुछ भी किया, मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा करते रहते, लेकिन अगर मान लो मोबाइल में तुम्हारा मार्क्स भेज दिया, तो तुम जहाँ 10 दिन बाद पिटने वाले थे अभी आज बेल्ट के साथ स्वागत हो गया, तो ये क्या, तो उस मार्क्स ने क्या काम किया, कैटलिस्ट का काम किया। जैसे तुम और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में कैटलिस्ट का काम तुम्हारे बहन या भाई करते हैं ना, आग लगा के, जैसे वो बोलते हैं ना आग लगा रही है या आग लगा रहा है, तो वो लोग जो नहीं, 2 लोगों के बीच में जो तीसरा आता है ना आग लगाने, उसी को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। 2 लोगों के बीच मामला ठंडा हो रहा था, बीच में आके आग लगा दिया, क्या उधर इधर जाके बोलेगा तू येड़ा है क्या, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, और इधर आके बोलेगा अरे भाई पता है कि वो ऐसा बोल रहा था, दोनों को बिठा दिया, तो ये क्या काम किया इसने, कैटलिस्ट का काम। प्रोडक्ट के स्पीड को नहीं, रिएक्शन के स्पीड को, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना। हाँ अच्छा, वो पीताम्बरी मालूम है सबको, जिससे वो धोते हैं, पीतल या फिर जो भी चीज़ें रहती है उसको साफ करने के लिए पीताम्बरी का यूज़ किया जाता है, बराबर। तो वो अगर हम बिना पीताम्बरी के अगर उसको घसते बैठे, छूटेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं छूटेगा, छूटेगा बट बहुत टाइम लगेगा, है ना। वही अगर पीताम्बरी डाला, एक बार ऐसा हाथ भी घुमाया, खत्म हो गया। तो ये क्या है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो वो जो पीताम्बरी तुम्हें मिलता है वो कौन से कलर का रहता है, थोड़ा कौन से कलर का, स्किन या हाँ स्किन टाइप कलर रहता है, तो वो कलर अगर वो जैसे ही पीताम्बरी पे गिराते तो क्या होता है, वो तुरंत साफ हो जाता है। तो ये कैटलिस्ट ही तो होगा जो रिएक्शन को क्या कर दिया, हटा दिया। अभी तुम लोग साबुन या बर्तन धोना ये सब करना, अभी तेल है, चिकट रखता है पूरा बर्तन में, वो तेल पूरा हटा दिया, किसके वजह से हटा,
बर्तन धोने वाले साबुन की वजह से। हटने को तो हट सकता था बट वो साबुन से जल्दी हट गया तो वो भी एक कैटलिस्ट हो गया। आई बात समझ में? तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो आपके काम को क्या कर देते हैं, तेज कर दे या स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि तीसरा इंसान जो आएगा वो तुम्हारे मामले को आग लगाने का काम करे। कुछ आग बुझाने भी आ जाते हैं ना बीच में। मान लो मामला बहुत गंभीर हो रहा था, तीसरा आके बोलेगा अरे देख इधर कोने में लिया, देख जाने दे अपना ही है, उधर जाके बोलेगा जाने दे अपना ही, तो दोनों का मामला ठंडा हो गया। तो कैटलिस्ट दोनों का काम करता है, या तो स्पीड बढ़ा भी देगा या तो स्पीड घटा भी देगा, तो दोनों का काम। हाँ, लेकिन वो कभी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। हाँ, ये भी बहुत जरूरी चीज है। उसका कुछ काम नहीं है, ना इधर कुछ काम है ना उधर कुछ काम है, लेकिन उसके होने की वजह से इन दोनों में बहुत डेंजर लेवल हो सकता है ना। जैसे क्या उस मार्क्स पप्पा और तुम्हारा जो पिटाई हुआ, तो क्या इसके पीछे उस मार्क्स का कुछ लेना देना था? था लेना देना, बट उस मार्क्स की ही वजह से वो ऐसा नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं ऑलरेडी तुमसे नाराज थे, चिड़े थे, वो मार्क्स की वजह से और ज्यादा एकदम हो गया, ज्वालामुखी फट गया पूरा, ले धड़ाधड़ शुरू। आई बात समझ? तो ये सीन है। तो कहने की बात हम लोग जब फिफ्थ पॉइंट में बोल रहे थे, टेम्परेचर बोलो या प्रेशर बोलो या कैटलिस्ट, ये सारी जानकारी जो होती है, ये सारी जानकारी को हम कहाँ दिखाते हैं? अबोव और बिलो द एरो। ये एरो जो होता है ना रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में, रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एन आई निकल, निकल निकल नाम पता है ना, निकल। हाँ, ये इसीलिए तो 10th में पढ़ा रहे हैं ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, ये तीनों के तीनों चीज। मान लो तापमान मुझे 80 डिग्री चाहिए, तो यहाँ लिख दो भैया 80 डिग्री नहीं करना वरना वाट लग जाएगी। ऐसा जो भी जानकारी तुम्हें नोट होता है ना, नोट कि भाई एक्स्ट्रा जानकारी जो होता है, वो एक्स्ट्रा जानकारी कहाँ दिखाते हैं? एरो के ही ऊपर नीचे दिखाते हैं, बाकी और कहीं नहीं दिखाते। एरो के ही ऊपर पढ़ना रहता है। आगे समझा ये पूरा पॉइंट? क्लियर हुआ? या तो यहाँ पे दिखाएंगे या तो यहाँ पे दिखाएंगे। अब 6th और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पढ़ो इसको। प्रोडक्ट्स रिटर्न बिलो द फॉर्मूला। For example, a word on reaction with the concentrated nitric acid, nitric acid given reddish colored poisonous nitrogen gas। तो अब देखो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं ना, उनका जो नाम होता है, केमिकल रिएक्शन का जो नाम होता है फॉर्मूले का, वो नाम को हम कहाँ लिख सकते हैं? उनके जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने, फॉर्मूला उसके नीचे ब्रैकेट में। जैसे देखो एक एसिड है HNO3 दिख रहा है, HNO3, इसको हम कौन सा एसिड बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड बहुत डेंजर होता है। अब कोई भी तेजाब बोलते हैं उसको हिंदी में, नाइट्रिक एसिड को। तो नाइट्रिक एसिड अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो पता ही है तुम लोग को, इससे पहले कितने सारे केसेस। अब यहाँ पे ऐसा चमड़ी पे गिर जाए तेजाब तो क्या हो जाता है? चमड़ी पूरी जल जाती है ना। तो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन उसका एक छोटा वर्जन होता है डाइल्यूट, मतलब थोड़ा, जैसे दूध में कैसा कॉन्सेंट्रेटेड दूध मतलब उसमें दूध ज्यादा पानी कम, और डाइल्यूट दूध मतलब पानी ज्यादा दूध कम। वही सीन है एसिड में। अगर एसिड ज्यादा पानी कम तो कंसंट्रेटेड, और अगर एसिड कम पानी ज्यादा तो डाइल्यूट। समझ में आया? डाइल्यूट कर दिया मतलब हल्का कर दिया। हल्का कैसे होता है? पानी डाल के। तो दूध कैसे हल्का होता है? पानी डाल के। कॉन्सेंट्रेटेड पानी ना डाल के, हाँ, उसके गुण, उसके पावर, उसका क्षमता कम रहता है। अब देखो जो यहाँ पे HNO3 ऊपर जो HNO3 यूज किया है नाइट्रिक एसिड, उसके लिए वो कौन सा नाइट्रिक एसिड चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए। उसके लिए डाइल्यूट यूज करोगे तो क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जानकारी जरूरी थी कि नहीं बतानी? बताना जरूरी था, तो इसलिए उसके ही नीचे ब्रैकेट में लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड। आगे रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब यही नीचे आए तो नीचे में 3Cu के साथ अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड की जगह अगर डाइल्यूट भी यूज करें तो भी क्या हो जाता है? वो रिएक्शन हो सकता है। अगर हम डाइल्यूट यूज करें तो भी हो सकता है, लेकिन कॉपर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे में ये सारी जानकारी देनी जरूरी है कि नहीं जरूरी? तो इस सारी जानकारी को कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, इसको हम कहाँ दिखाते हैं? बिलो द नेम।
बिलो द केमिकल फार्मूला, बिलो द केमिकल फार्मूला, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यही नहीं, इनका जो नाम अगर तुम्हें लिखना है, जैसे वहां पर कौन था, सीयू था ना, ये था ना, तो यहाँ पर तुम नीचे लिख सकते हो कॉपर ब्रैकेट में प्लस HNO3 था ना, कितना HNO3 है, 4, तो यहाँ लिख सकते हो नाइट्रिक एसिड। यानी जो इनके नाम है, इनके नाम, स्पेशल इंफॉर्मेशन या फिर नेम्स, इनको हम कहाँ दिखा सकते हैं? बिलो द केमिकल फार्मूला, बिलो द केमिकल फार्मूला। ये 6 के 6 नियम सभी को समझे? किसी को एक भी नियम में डाउट है क्या? बिलो द केमिकल फार्मूला, तो ये पूरा नोट्स में आना चाहिए, ठीक है। बोलो क्या डाउट है, बोल नितेश। लास्ट वाले में कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब मेन तो ये ऊपर वाला ही था। ये वाले में क्या है ना, अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन रहेगा या कुछ नाम वाम रहेगा तो उन सभी चीज़ों को हम, जिसका अभी स्पेशल इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में रहेगा, सबके बारे में तो होगा नहीं, सबके बारे में तो होगा नहीं, स्पेशल इंफॉर्मेशन कुछ चीज़ों के बारे में होगा। तो अगर मैं स्पेशल इंफॉर्मेशन को ये एरो के ऊपर दिखाता, जैसे मैं इधर दिखा रहा था, तो ये डाउट होता कि कौन है कंसंट्रेटेड या किसके बारे में बोला, ये पता चल पाता नहीं। तो स्पेशल इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए ना, तो उनके ही नीचे दिखाओ, उनका जो केमिकल फार्मूला है उन्हीं के नीचे उनका जानकारी दो। तो ये देखो बिलो द केमिकल फार्मूला, फिर चाहे उनका नाम हो चाहे उनका जानकारी हो, कुछ भी। और कोई डाउट? थर्ड वाला क्या डाउट है? थर्ड वाले कुछ नहीं, देखो प्रोडक्ट में अगर सॉलिड एकदम अलग बन रहा है, अलग समझ रहे हो, मतलब दिख रहा है, तभी हम ज़्यादातर ये एस वाला ही यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करेंगे ना, जब वो बैठ जाए पानी में, जब वो पानी में बैठ जाए तब हम उसके लिए प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये किसके लिए यूज़ होता है? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट वो होता है जो पानी में घुलता नहीं है और जो पानी के अंदर बैठ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और उसको हम कैसे दिखाते हैं? डाउनवर्ड एरो, ठीक है। तो ये बहुत कम ही यूज होगा, मतलब कुछ कुछ जगहों पर यूज होगा, ज़्यादातर ऐसा ही यूज होगा, ठीक है। और किसी को डाउट? फिफ्थ वाले में डाउट है क्या? कोई भी तापमान, प्रेशर या कैटलिस्ट होगा, उनका नाम होगा। कैटलिस्ट है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे निकल कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो निकल कैटलिस्ट को कहाँ लिखेंगे? एरो के नीचे या एरो के ऊपर। अब मुझे तापमान, मान लो मुझे 100 डिग्री का तापमान में ही ये रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा, वो मुझे बताना है, तो मैं कहीं तो लिख के रखूँगा उसको, है ना। और प्रेशर कुछ चाहिए, मान लो इतना प्रेशर ही होना चाहिए, तो वो सारा जानकारी इधर ही होगा, ठीक है। वो हम करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, इसीलिए तो होता है। मान लो मैं सब्जी पका रहा हूँ, मैं पहली बार सब्जी पकाया, एकदम स्लो तापमान में पकाया, नहीं पकेगा, मेरा रिएक्शन क्या होगा, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा, यार सब्जी अच्छी नहीं बनी, इस बार तापमान थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक्सपेरिमेंट करते करते पता चलता है कि ये रिएक्शन होने के लिए क्या तापमान चाहिए। और एक बार तुमने रिएक्शन कर लिया, एक बार एक्सपेरिमेंट करके वो पता कर लिया, तो किसी और के लिए वो कोई और है जो, उसको तुम डायरेक्ट बताओगे ना कि भैया देख मैंने करके देखा है, इतना ही तापमान करेगा तो ही होगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या होगा, वो फिर वही एक्सपेरिमेंट करते रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा। तो ऐसे तो भाई हर एक पीढ़ी में, अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानकारी ना जाए, तुम अपना जानकारी किसी और को नहीं बताओगे, तो वो भी तो एक्सपेरिमेंट वापस करेगा ना। तो इससे अच्छा आप बता दो उसको कि भैया मैंने करके रखा है, ये मेरा रिसर्च कॉपी है, ये आप पढ़ लो, आप समझ लो, मेरा ये कंक्लूजन आया कि 60 डिग्री पर ही होता है, वरना नहीं होता है, तो मैं लिख के बता दिया। और किसी को डाउट? कोई डाउट? चलो ठीक, आगे बढ़े अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फाइनली हमने ना पूरा रिएक्शन में कैसे रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड प्रोडक्ट, उनके बीच में एरो, दो या दो से ज़्यादा रहेंगे तो प्लस साइन, फिजिकल स्टेट को SLG से, और उनका अगर हीट दे रहे हैं तो डेल्टा से, और हीट निकल रहा है तो प्लस हीट। अगर तापमान, प्रेशर, कैटलिस्ट दिखाना है तो एरो के ऊपर लिखो, और उनका स्पेशल जानकारी देना है तो उन्हीं के केमिकल रिएक्शन के केमिकल फॉर्मूले के नीचे लिखो, ठीक है। क्या पहले वाले में डाउट है? जो अभिक्रिया कारक है ना, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, उसको हमेशा इस साइड, ये साइड को क्या बोलते हैं मराठी में? लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? डाव्या बाजूला। आणि और जो प्रोडक्ट है, जो उत्पादक है, वो उजव्या बाजूला, और उन दोनों के बीच में क्या रहता है? एरो,
त्या दोघांच्या मध्ये काय असतं, बाण असतं. ठीक आहे, समझ में आया? चलो पॉज करो. अभी अगर नीचे हम ये इस पेज पर देखें 33 में ये जो एक्सपेरिमेंट दिया है, ये एक्सपेरिमेंट में एक रिएक्शन दिया, देखो क्या रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट है. अब इसमें देखो रिएक्टेंट के नाम बता सकते हो, कौन कौन रिएक्टेंट है? सोडियम क्लोराइड और ये रिएक्टेंट ये दोनों है, दोनों का नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्टेंट है, अभिक्रिया कारक है. और जो इस साइड है ये प्रोडक्ट है, क्या नाम है उनका, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, तो ये प्रोडक्ट है. और इन दोनों के बीच में एरो है, स्पेशल जानकारी कुछ भी नहीं है. एक्वस सॉल्यूशन. और देखो अब यहाँ पे डाउनवर्ड एरो यूज किया है, AgCl के इधर देखो डाउनवर्ड एरो दिया और नीचे व्हाइट लिखा, व्हाइट मतलब स्पेशल जानकारी, ये व्हाइट में ही बनेगा, प्रोडक्ट जो होगा वो कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा. तो इन्होंने बताया स्पेशल जानकारी है ना, तो उन्होंने नीचे लिखा है. ठीक है, और उसके बाद NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही बनेगा. देखो ना पहले कौन सा कलर था, ग्रीन कलर था, रिएक्शन होने के बाद कौन सा कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया. समझ में आया? तो ये जो स्पेशल जानकारी है इसको हम ब्रैकेट में दिखाए, सारा जो नियम कानून यही किया. कोई भी नियम कानून का उल्लंघन हुआ है क्या, सब चीजें दिया है उन्होंने, है ना. और एक चीज और देखो, इनका वजन देखो, रिएक्शन होने से पहले क्या वजन था, 300.23 ग्राम, और रिएक्शन होने के बाद क्या वजन है, 300.23. यानी रिएक्शन के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, रिएक्शन के अंदर भले से बॉन्डिंग टूटे, बॉन्डिंग बने, या कंपोजिशन बदले, टेस्ट बदले, स्वाद बदले, कुछ भी हो, लेकिन वजन हमेशा सेम ही रहता है. ये बात हमेशा ध्यान रखना. क्यों? क्योंकि जो चीजें पहले थी, देखो रिएक्टेंट में जितनी चीजें थी उतनी ही चीजें प्रोडक्ट में भी है ना, बस अदला बदली हो गई, कोई इसके साथ जुड़ गया, कोई इसके साथ जुड़ गया, कोई अकेले हो गया, कोई बंद गया, यही होगा ना. लेकिन है तो वही लोग ना, कोई भागा क्या. तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, उनका जो वजन होगा वो हमेशा सेम होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में. हाँ वही बात हो गया, कुछ भी बोलो. और अभी खाना बनने से पहले और खाना बनने, एक्चुअली इसमें देखो खाना बनने के बाद जो पानी रहता है खाने के अंदर, वो सब्जी के अंदर पानी, वो सब वो वेपराइज होता है, तो वजन थोड़ा सा कम हो सकता है. बट ये ऐसा, इसका ये मतलब ही नहीं कि वजन कम होता है, नहीं, वजन कभी कम नहीं होता. अगर उस पानी को जो उड़ा है उसको वापस लाके अगर वजन करोगे ना, उतना ही मिलेगा. नहीं मतलब मेरा बताने का अर्थ समझो, कभी ऐसा होता नहीं. चलो समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट आया? ठीक, तो अभी अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं. चालू है वीडियो? अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, क्या है वो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. अब ये जो केमिकल रिएक्शन था, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड नाइट्रेट, बराबर. ये रिएक्शन है. अब इन रिएक्शन को मैं देखना चाहता हूँ कि इधर कितने लोग हैं, उधर कितने लोग हैं. ठीक है, तो उसके लिए एक बॉक्स बनाऊंगा कि टोटल कितने लोग आ रहे हैं. पहला Ag है, नाइट्रोजन है. अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना, नाइट्रोजन की जगह ना ऐसा लिख देते हैं, NO लिख देते हैं. ये NO को एक ही मान लेते हैं. एक बात अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो मैं बता दूं, जितने कैपिटल लेटर उतने नए लोग, क्योंकि नया लोग जब भी आते हैं तो स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल ही होता है. बहुत सारे लोग ये NO को एक ही मानते हैं, NO मतलब कोई एक ही होगा, नहीं, N अलग है, O अलग है. क्यों, दोनों कैपिटल है, समझ में आया? अगर एक ही होता तो देखो दूसरा वाला स्मॉल हो जाता, तब हम उसको एक मान सकते हैं. लेकिन अगर, हाँ अभी देखो यहाँ पे Na, ये एक ही है. Na मतलब समझ रहे हो ना, सोडियम, हमने Na से ही तो दिखाया था. अगर मान लो N और A होता तो अलग अलग हो जाते, बट A करके तो कोई होता नहीं, Al करके होता है, एल्यूमिनियम, है ना, ऐसे. अब ये Cl भी क्या है, एक ही है, और N अलग है, N अलग है, O अलग है, Na अलग है और Cl अलग है. क्लियर हुआ अभी? नहीं मतलब मैंने विभाजित करना सिखाया, मैंने फिर बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा मिल जाते हैं नमूने, मतलब ये दोनों को एक ही कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है, कौन है,
रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट। तो काउंट करो, काउंटिंग कितना है सिल्वर का, इधर कितना है एक, इधर कितना है सिल्वर, एक ही है। चलो नाइट्रोजन एक है, दो है, नहीं अबे सोडियम है, ये भी काउंटिंग मत कर देना, इधर एन है सर, वो एन नहीं है, एन नहीं है। तो नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, तो ये भी एक एक है। ऑक्सीजन कितना है इधर, तीन, यहाँ पर भी तीन। अब सोडियम, सोडियम कितना है, एक, जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में। अब Cl देखो एक है, उधर भी एक है, यानी सब सेम है ना, देखो क्लियर हुआ, यानी जो नंबर रिएक्टेंट में था उतना ही नंबर प्रोडक्ट में है। इसका मतलब ये होता है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है, ये कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर इसमें से सब सेम होता, अगर ये एक की जगह दो हो जाता तो भले से सब सेम रहे, लेकिन क्योंकि ये अनबैलेंस, एक भी अगर अलग आया तो हम इसको बैलेंस से क्या बोल देंगे, अनबैलेंस, फिर हमें उसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसका डेफिनेशन तुम्हारे बुक में दिया है, पढ़ो उसको, क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ, क्या दिया है, the same on the two sides of an equation, it is called an unbalanced equation. हाँ, ये अनबैलेंस इक्वेशन का डेफिनेशन है, इसी को उल्टा कर देंगे तो बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, इज नॉट सेम दिया ना, उसी को क्या लिख दो, इज सेम, देन दिस ऑन बोथ द साइड, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर बोलेंगे सेम की जगह इफ नॉट सेम तो क्या बोलेंगे इसको, अनबॅलन्स इक्वेशन। क्लियर हुआ। जर प्रत्येक मूलद्रव्याच्या अणूंची संख्या रासायनिक समीकरणाच्या दोन्ही बाजूंना समान नसेल तर अशा समीकरणाला असंतुलित समीकरण म्हणतात, आणि जर समान असेल तर संतुलित। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बॉक्स में फिलअप किया था ना, वो फिलअप बगल में कर दो बॉक्स में, 1 1 2 2 जो भरना है भर दो। क्लियर हो गया। अब सर आपने तो ये तो बता दिया कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस का। सर अगर अनबैलेंस मिल गया तो बैलेंस कैसे करेंगे, स्टेप क्या है उसका, तो उसके 4 स्टेप है। कितने स्टेप है, 4 स्टेप, स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका चलो देखते हैं अभी ये टॉपिक, स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो क्या स्टेप होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगे, तो हम उसके लिए ना हाँ रिएक्शन लिखो या इक्वेशन लिखो, एक ही बात है, चलेगा। चलो ठीक है, ध्यान दो, हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे और उस हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब मैं स्टेप भी सिखाऊंगा और उसके साथ एक एग्जांपल भी सॉल्व करते करते एक एक स्टेप आगे जाएंगे। तो एक एग्जांपल बुक में भी वही लिया है, तो मैं भी वही पढ़ाता हूँ। एक है NaOH, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, क्या दे रहा है ये, सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4 प्लस वाटर H2। अब पहले मैं डायरेक्ट एकदम धड़ाधड़ उसको बैलेंस करने लग जाऊँ, अबे पहले चेक तो कर वो अनबैलेंस है या नहीं। पता चला बैलेंस है फिर भी बैलेंस करने लग रहा है, तो पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, मैंने भी टेबल बनाया था, वैसे ही टेबल बना के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो सोडियम, मैं फटाफट लिखो, सोडियम है और कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर भी है वो रहने दो, सल्फर है और ऑक्सीजन मैंने लिखा है, चलो, और इधर भी वही है ना, कोई नया नहीं आएगा। अब ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में सोडियम कितना है, एक, इधर कितना है, 2, देखा, पहला ही उल्टा हो गया, सेम हुआ क्या। अच्छा उन्होंने टेबल बना के दिया है बुक में, फिर भी चलो हम देखते हैं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 और 4 कितने हो गए, 5। यहाँ पे कितने, 4 1, अरे वाह ऑक्सीजन सेम। हाइड्रोजन देखो 1 और 2, 3 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, 3 है इधर, 2 है। सल्फर इधर कितना है, 1, यहाँ पे सल्फर 1, चलो
यानी ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या करे सर, क्या करे बताओ कब क्या करें। चलो तो पहला स्टेप है राइट द केमिकल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड इक्वेशन। तो पहला चीज जो वर्ड इक्वेशन दिया था उसको केमिकल इक्वेशन में लिखो, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा, बट एक्चुअली में केमिकल इक्वेशन दिया नहीं था। क्या दिया था, ऊपर देखो उसके वर्ड इक्वेशन दिया था। डायरेक्ट लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। उन्होंने वर्ड में दिया था, मैंने उसको क्या किया, केमिकल में लिखा। अब केमिकल में लिखूंगा तो जरूरी थोड़ी बैलेंस हो जाए, नहीं है बैलेंस। लेकिन एग्जाम में एक चीज मालूम है क्या, एग्जाम में तुम्हें इक्वेशन ही देंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन देंगे, लेकिन इक्वेशन ही देंगे, वर्ड नहीं देंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं तो बहुत लोग ऐसा दिमाग में शॉक लग जाता है, सोडियम सल्फेट को इक्वेशन में कैसा लिखेंगे, सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम सल्फेट। लेकिन इसी को इक्वेशन में बोला, अगर मैं सिर्फ वर्ड दिया होता और बोलता लिखो, आधा बीमारी तो यही खत्म हो गया। फिर बैलेंस करना छोड़ो सर, पहला यही आए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आपके एग्जाम में ये क्या करेंगे, इक्वेशन दे के रखेंगे, तो पहला दिक्कत तो हाँ, ठीक है। तो पहला स्टेप ज़्यादा काम नहीं आएगा। पहला स्टेप क्या कर रहा है, इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिख रहा है, तो वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन छोड़ो, मारो गोली। अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशन में, स्टेप 2। ये सबसे मेन स्टेप है और इसी की वजह से बैलेंस होगा। पढ़ो, चेक Check whether the equation is in balance or not by comparing the number of atoms of the various element present on the two sides of the equation. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम स्टेप 2 क्या करेंगे, कंपेरिजन। स्टेप 2 क्या करेंगे, कंपेयर। अभी मैंने जो किया था वो कंपेयर ही तो किया था, पॉकेट का मिटा दिया ना, कंपेयर ही किया था मैंने। कंपेयर एंड चेक, कंपेयर एंड चेक। क्या चेक करेंगे कि वो बैलेंस है या मैंने कंपेयर कर लिया, मुझे चेक मतलब पता चल गया कि ये अनबैलेंस है, तो मैं वापस करके नहीं दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं जरा, देखो उन्होंने लिखा है इट मीन्स दैट द इक्वेशन 10 इज नॉट बैलेंस्ड। कैसे पता चला उनको, टेबल बनाया ना, तो टेबल हमने बना दिया था। आगे स्टेप 3 में आओ, बोलो। इट इज कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, It is कन्वीनियंट, convenient हाँ, to say balancing an equation from the compound which contains the maximum number of atoms. तो सबसे उन्होंने सजेशन दिया है कि उससे स्टार्ट करो बैलेंस करना जिसका इक्वेशन क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। भैया टेबल बनाना पड़ेगा क्या, टेबल देख लो जरा, उसमें बनाया हुआ है, उसमें देखो सबसे ज़्यादा किसका है, पढ़ते पढ़ते मैक्सिमम नंबर ऑफ, लेकिन वो तो बैलेंस्ड है। तो देखो आगे क्या दिया है, मोर ओवर, उससे भी ज़्यादा क्या ज़रूरी है, इट इज़ It is convenient to first consider first consider that the element in this compound which was equal or unequal number of atom on the two टू साइड्स। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो इससे भी ज़्यादा हमें क्या चेक करना है, जिसके अनइक्वल एलिमेंट्स है, क्या है, अनइक्वल एलिमेंट्स, उनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा है, उससे स्टार्ट करो, ठीक है। तो अभी टेबल में यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा, Na था, O था, H था और S था। यहाँ पर कितने थे, 1 2 5 5 3 2 और ये था ना, ठीक है। तो ये अपना कंपेयर एंड चेक किया, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, आपको इन द इक्वेशन 10 देयर आर टू कंपोनेंट्स Na2SO4 and H2SO4 which contain maximum number that is 7 atoms each। तो पहले ये चेक करो, उन्होंने मैक्सिमम नंबर क्या बोला, किसको चेक करने के लिए, टेबल में नहीं मैक्सिमम नंबर चेक करो, हाँ 5 सबसे ज़्यादा है, वो नहीं। उन्होंने ये चेक करने बोला कि इसके पास कितने एलिमेंट है, Na 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, कितने हो गए 3, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 4 5 6 7, कितने हो गए इसके पास 7, 2 इधर 1 और 4, 2 3 7, इसके पास कितने हैं 7, और इसके पास 3 है। क्लियर हो गया, तो किसके पास सबसे ज़्यादा है, एक इसके पास है और एक इसके पास है। क्लियर हुआ, तो वही उन्होंने अगली लाइन पढ़ो, क्या दिया है, इन द इक्वेशन 10 देयर आर टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से टू कंपोनेंट, एक Na2SO4 एंड H2SO4
which contain maximum number of, that is 7 atoms each, 7 atoms each, any one of them can be selected. तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो. मैक्सिमम में तो मैक्सिमम को ही लिया जाता है, बट यहाँ मैक्सिमम ड्रॉ हो गया है, मतलब दोनों के पास सेम आ गया है, तो किसी को भी ले सकते हो. तो आगे क्या दिया है, सिलेक्ट द कंपाउंड Na2SO4. तो इन्होंने किसको सिलेक्ट किया है, Na2SO4 को पहले सिलेक्ट किया है. फर्दर सिलेक्ट सोडियम फॉर बैलेंसिंग. तो Na2 में कितने Na है, Na दिख रहा है, और क्या है, सल्फर है, और क्या है, ऑक्सीजन है. तो अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, तो कौन अनबैलेंस्ड बचा उसमें, Na. तो किसको बैलेंस करेंगे हम, Na को. तो Na को बैलेंस कैसे करेंगे, मतलब ये एक को दो कैसे बनाएंगे, इंटू टू करके ना, क्या करके, इंटू टू करके. अब ये ध्यान दो, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था, तो इंटू टू किसको किया, रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को डबल करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को डबल करना पड़ेगा. ये हमें कैसे पता चला, सबसे पहला स्टेप क्या किया, इन जितने भी एलिमेंट थे उसमें से सबसे ज्यादा एलिमेंट किसके पास है, सबसे ज्यादा आइटम किसके पास है, इन दोनों के पास था, मैंने इसको ले लिया. अगर मैं मान लो इसको लेता तो इसमें हाइड्रोजन है ना, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो किसको बैलेंस करता मैं फिर, इसको. लेकिन दिक्कत क्या थी मालूम है क्या, दो को तीन नहीं बना सकते, तीन को दो नहीं बना सकते. बनाने का कैसे बना सकते हैं हम, दो को तीन कैसे बनाएंगे, प्लस माइनस नहीं करना है, इनटू डिवाइड करना है सर. इनटू या डिवाइड कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं, 2 + 1 3. हाँ प्लस किधर किया मालूम है, प्लस नहीं करना है, या तो आप इनटू कर सकते हो, भाई 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 ये हिल रहा है ना, इसकी वजह से थैली. हाँ हटा दो उसको, हटा दो. हाँ बस बस ठीक है, स्टैंड हो जा, तो लेके खड़ा हो जा, फिर बेकार है. क्लियर हुआ. तो इसीलिए मैंने H2SO4 को ले लिया. लेकिन सर आपने तो बोला ये आसान वाला ले लिया, मान लो कोई इक्वेशन हमें मिले जो इसमें ऐसा ही कुछ हो, ये ऐसा हो ही ना, ऐसा ही कुछ हो, तो क्या करे सर. तो मैंने बताया है आपका मैथ्स 1 का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना. अरे हमने फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ा है, अगर दोनों अलग अलग नंबर रहता है तो इसके वाले से इससे मल्टीप्लाई करो, उसके वाले से उससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, 3 2 जा 2, 3 जा भी 6, 3 2 जा भी 6. तो अपने पास सबका जुगाड़ है, तुम बस आगे बढ़ो, ठीक है. लेकिन ये करना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो हमने इसको ले लिया. चलो तो हमने किसको उठा दिया, Na2SO4. तो हमें क्या पता चला कि अगर मैं रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा 2 2 हो जाता है. अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बाकी सब ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे क्या, बाकी सब भी तो डबल होंगे जो उसके साथ होंगे, है ना. तो देखो अब क्या होगा, अब और सबसे डेंजर प्रॉब्लम भी से स्टार्ट होगा. मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग मतलब उन्होंने क्या लिखा है उधर, पहले पढ़ते आगे. उन्होंने देखो, it should be remembered that the formula of the compound cannot be changed while balancing the number of atoms. It means that here the make the number of sodium atom in the reactant 2 we cannot be changed to Na2H, instead factor 2. इसलिए हमने क्या किया, फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई किया. अब आगे देखो क्या हो गया, 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. ओके, तो यहाँ पर सोडियम किसके पास था, यहाँ पे सोडियम को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो सोडियम रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई किया ना, तो रिएक्टेंट में सोडियम है किधर, रिएक्टेंट में सोडियम किधर, इधर है, इधर है, इधर है ना सोडियम. तो इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना. अभी मुझे बताओ, तुम Na2OH कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, बैलेंस बदल जाएगा. तुम्हें हमेशा इधर मल्टीप्लाई करना है, किधर मल्टीप्लाई करना है, हमने इक्वेशन में सबको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये पूरा कंपाउंड ही मल्टीप्लाई होगा. ऐसे नहीं कर सकते मुझे सिर्फ Na को डबल करना है तो सिर्फ यहाँ पे 2 लिखो, ऐसा नहीं हो सकता. ये पूरी एक बॉन्ड है, पूरी एक फैमिली है, तुम एक फैमिली को नहीं बढ़ा सकते, तुम्हें पूरे को ही डबल करना पड़ेगा. उससे क्या होगा, Na तो डबल होगा ही, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डबल हो जाएगा. तो देखो कैसे ये खेल होता है. अभी अभी देखो ये हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. क्लियर हुआ.
क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे वापस से सेकंड स्टेप, ये कौन सा स्टेप था? सॉरी सर, ये स्टेप 3 था। तो हम वापस से कहाँ जाएंगे भैया? स्टेप 2 पर। क्या है स्टेप 2? कंपेयर एंड चेक। हमने चेंज किया ना, क्या पता हमने चेंज करने के बाद वो सब का सब सेम हो जाए, तो कंपेयर करके चेक करो। ये जो स्टेप 2 है ना, ये हर बार आएगा ही। तुम स्टेप 3 किया, फिर से स्टेप 2, अभी भी बैलेंस नहीं है, चलो स्टेप 3, फिर से स्टेप 2, अच्छा अभी भी बैलेंस नहीं है, चलो स्टेप 3, फिर स्टेप 2। ऐसे रिकर्सिवली करते जाना है। कब तक? जब तक है जान, जब तक है जान जाने जहान, तब तक करते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक दो बार में आ जाना चाहिए। अगर एक दो बार में नहीं आ रहा है ना भैया, सम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लायक सम नहीं है वो। अगर एक दो बार में नहीं आया मतलब कुछ तो आपने झोल कर दिया है, अब रहने दो आगे बढ़ो। 3 मार्क्स का आता है, हल्के मत लेना इसको। अगर आ गया बहुत अच्छा खासा मार्क्स दे देगा, और अगर नहीं आया तो फिर खत्म। चलो, तो अब हम इसको क्या कर दिए? डबल कर दिए। अभी हम क्या करेंगे? कंपेयर एंड चेक। तो वापस से टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं, चलो। ये NaOH और S। चलो देखो, सोडियम अभी कितना है यहाँ पे? 2, ये 2 ही है। इधर सोडियम कितना है? देखो सेम सेम आ गया, हमारा एकदम खुश भैया, जो हमें चाहिए था सेम सेम आ गया। अबे लाले आगे तो कर, आगे पता चलेगा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है? 1 है? नहीं भैया, 2 सबसे बाहर खड़ा है, मतलब इन सब पर 2 अप्लाई होगा। इधर मान लो 2 होता ना, तो 2 का डबल 4 हो जाता, यानी ये डबल सब पर काम करेगा। ये बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना, तो 1 का डबल 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी 4 था, तो 2 और 4 6 हो गया। और यहाँ कितना है? 4 और 1, और यहाँ अभी भी 5 है। देखो ये 5 का 5 ही है, लेकिन ये 5 से 6 हो गया। यानी तुमने सोडियम के चक्कर में ऑक्सीजन को भी डिस्टर्ब कर दिया, अनबैलेंस कर दिया। नहीं, लेकिन ये यही तो प्रोसेस है, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना है? यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ भी 2 है। 2 और 2 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, 2 ही है। अब आते हैं सल्फर। सल्फर कितना है भैया? 1, यहाँ भी सल्फर 1। ये सल्फर सेटिस्फाइड है। तो पहले ऑक्सीजन और सल्फर सेम सेम था, अब सोडियम और सल्फर सेम सेम हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो क्या तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस होगा? नहीं हुआ ना, तो वापस स्टेप 3। तो अब स्टेप 3 में क्या करोगे? किसको चुनोगे? नहीं नहीं, अभी देखो स्टेप 3 बदलेगा। टू चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो हमने चेक किया, इट इज नॉट बैलेंस्ड। We find that equation is not balanced if the number of oxygen and hydrogen are unequal on the two sides. First, balance the hydrogen atom as it requires a smaller factor. तो अब हम देखो इसमें से दोनों में से किसको करना आसान होगा? 5 और 6 को करना आसान होगा, या 2 और 4 को करना आसान होगा? कैसे? 2 4 कैसे बनेगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 है। क्लियर हुआ? तो ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है किधर? इधर। तो इधर क्या कर देंगे? क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो ये स्टेप 3 है। तो चलो, नया रिएक्शन क्या बन गया फिर? ये इसी के हिसाब से आगे जाएंगे। तो 2NaOH Na2SO4 प्लस 2H2O कर दिया। नया इक्वेशन बन गया। वापस से स्टेप 2 क्या है? कंपेयर एंड चेक। कंपेयर एंड चेक। मैंने इधर ही क्यों 2 लगाया? क्योंकि हाइड्रोजन इधर ही था, इधर में नहीं हाइड्रोजन था ना, तो उसको 2 करने का जरूरत नहीं। अब कंपेयर करो, चलो वापस NaOHS। तो Na कितना है भैया? इधर कितना है? Na 2, और यहाँ पे Na कितना है? अभी भी 2 ही है। अभी जादू होगा। ऑक्सीजन कितना है? देखो 2, 2 इधर, 4 इधर, 6। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 इधर, और इधर इधर ऑक्सीजन है क्या? 2 है ना, बाहर 2 लगा है, तो 2 इधर और 4 इधर, 6। अरे बाप रे, धक 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 धक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? इधर 2, और इधर 2, 4। और हाइड्रोजन के लिए ही तो किया था, तो हाइड्रोजन तो सेम आएगा ही ना। यहाँ 2 2 2 2 2 जा 2 का डबल 4, तो ये भी सेम आ गया। अब सल्फर ही जान बचा सकता है।
सल्फर कितना है इधर? 1। यहाँ सल्फर कितना है? वाह, हो गया बैलेंस। देखा, तो 1 से 2, 2 से 3, मतलब 2 या 3 स्टेप में होना ही चाहिए। अगर 2 या 3 स्टेप में नहीं हो रहा है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन तो आएगा नहीं तुम्हें कि 3 4 5 स्टेप लग जाए। 2 से ज़्यादा 2 या 3 स्टेप में ही हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है ना, तो तुमने कहीं ना कहीं गलती की है। अब आप छोड़ के दूसरे सम में आ सकते हो। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ हाँ, वो चौथा स्टेप मिठाई है, खा लो अभी। अब जो स्टेप 4 है, वो स्टेप 4 ये बोलता है कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन मिला है नया वाला, उसको लिख दो। स्टेप 4 क्या है? राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन अगेन। तो क्या है फाइनल इक्वेशन? क्या आया? ये वाला आया क्या? ये वाला है ना। तो ऐसा स्टेप 4 में फाइनल इक्वेशन को लिख दो। हाँ भाई, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो, टाइम हो गया। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है? हमने बैलेंस करना भी सीख लिया। तो वापस एक बार मैं बताता हूँ बैलेंस करना। अब तुम्हें एक जादू बात बताता हूँ। जरा एक्सरसाइज में आओ तो, पेज नंबर 46। ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज। अब करो जरा। अब मैंने तो सिखा दिया ना, अब तुम्हें करना है। पहला क्या करोगे? स्टेप 1, अरे ये तो स्टेप 1 दिया ही है। स्टेप 2 में आओ, कंपेयर एंड चेक। हाँ, लिखना कैसे तुम्हें डाइजेस्ट से पता चले, बाकी समझाने का काम मेरा था। नहीं नहीं, बड़ा नहीं है, स्टेप वाइज में दिया है बड़ा। ऐसे ही तो डाइजेस्ट में भी हुआ है, बस एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा, वो समझो। यहाँ पे पहला चीज क्या करेंगे? कंपेयर एंड चेक। फिर उसके बाद चेंजेस जो होगा वो करेंगे, फिर वापस कंपेयर चेक, फिर चेंज, फिर कंपेयर, फिर चेंज, फिर कंपेयर। 1 या 2 बार करेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप 4 में इक्वेशन आ जाएगा। तो आप ये कर लोगे घर पे। ये असाइनमेंट है, ये चारों के चारों आपको बैलेंस करने हैं बिना डाइजेस्ट से। स्टेप देख सकते हो, कॉपी मत कर लेना। हाँ, ये दिखाओ, ये देखो। स्टेप 1 पहला तो इक्वेशन लिखो, वही सेम इक्वेशन लिखा। स्टेप 2 में क्या किया? कंपेयर किया। कंपेयर किया तो बैलेंस मिला क्या? नहीं मिला। तो यहाँ लिखेगा स्टेप 3, इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसने एक ही स्टेप में क्या किया? देखो, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको, इसने मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन एक ही स्टेप में कर दिया, जो कि मैंने कट किया था। ये मैंने किया शायद। हाँ, ये इसका है ना, ये नवनीत वाला है ना। एक बार चेतना वाला देखो, चेतना वाले में सही था। चेतना वाला है ना, मतलब खोल के नहीं देख सकते हैं वहाँ। क्या भाई, ये देखो, है? नहीं बेटे, तूने बहुत अच्छा काम कर दिया। तू अब रहने, तू बैठ जाओ। ये देखो, जो मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बताया, इसका डिफरेंस कितना है? 5 डिफरेंस। तो ये लिख लेना। हाँ, ये देखो, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज। तो स्टेप 1 लिखा, कंपेयर किया, चेक वेदर नंबर ऑफ वेज सेम और नॉट। फिर स्टेप 3 में क्या किया? उसको 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, सिंगल टाइम। ये देखो, इधर डबल किया, तो डबल करके चेक किया ना, तो क्या मिला? इट इज बैलेंस। तो लिख दिया, खत्म हो गया। अब दूसरा वाला देखो, ये है, इसको लिखा, कंपेयर किया, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम है। तो इसमें से किसी एक को पकड़ो। ऑक्सीजन को पकड़ा, डबल किया, और वी विल स्टार्ट विथ ऑक्सीजन। इसने ऑक्सीजन से स्टार्ट किया, तो तुम भी ऐसा एग्जाम में लिखो, वी विल स्टार्ट विथ ऑक्सीजन। ऐसा जो भी तुम, ये पढ़ना का मतलब यही हो गया ना। और ऑन पुटिंग दैट वी नीड 2 एटम्स, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ऑक्सीजन वाले को डबल कर दिया, तो वापस टेबल बना है। तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फर अभी भी बैलेंस नहीं है। और हाइड्रोजन भी चेंज हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस था लेकिन अभी भी अनबैलेंस हो गया। तो वापस से उसके हिसाब से उसने किसको लिया? हाइड्रोजन को लिया। यहाँ पर लिखो, स्टिल द इक्वेशन इज अनबैलेंस, अभी भी इक्वेशन अनबैलेंस है। टू बैलेंस हमें सल्फर और हाइड्रोजन के एटम को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो इसने हाइड्रोजन को चुना, किसको चुना? रिएक्टेंट को क्या किया? डबल कर दिया। तो रिएक्टेंट को डबल कर दिया, तो क्या मिल गया? 4 4 मिल गया।
तो अभी वापस से कंपेयर किया तो हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम, लेकिन सल्फर अभी भी अटका हुआ है। तो वापस वी काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इक्वल बट द नंबर ऑफ सल्फर इज नॉट बैलेंस। तो इसलिए 3 आइटम चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 2 2 4 4 खत्म। देगा एक बार, दो बार, एक बार नहीं, हाँ एक बार, दो बार, ये 3 बार, तीन बार में हुआ, 4 बार में, वो तो स्टार्टिंग का था ना। एक बार, दो बार, 3 बार में हो गया। तीनों बार में टेबल बना है, ये बात ध्यान रखना, हर एक बार में आपको टेबल बनाना है। ऐसा मत करना टेबल एक बार बना, हाँ चलो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। ये लिखना, इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, तुम शॉर्ट शॉर्ट में लाइन बाय लाइन क्या कर सकते हो। इसको देख लो ना, 4 क्वेश्चन यहाँ से छाप लो। ये लोग है दोस्त लोग, जरा ले लो इसका। हाँ हो गया। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन के ना कुछ टाइप हैं जो आज हम पढ़ेंगे और उनके डेफिनेशन मार्क करेंगे। अब एग्जाम में इनका क्या आता है देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल कितने टाइप के होते हैं? पहला टाइप है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है सबसे पहला? कॉम्बिनेशन में ना कंबाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है। तो देखो A प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसका एक चीज याद रखना, प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है। इसमें प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है। रिएक्टेंट भले से 2 हो, प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है। जैसे तुम लोग सब्जी अभी बना रहे थे ना अभी कुछ समय पहले, तो उसमें क्या क्या डाल रहे थे? तेल, मसाला, सब्जी जो भी है सब डाल रहे थे। 5-6 चीज, 7 आइटम डाल रहे थे, लेकिन बन के क्या तैयार हुआ? एक सिंगल प्रोडक्ट, भिंडी की सब्जी। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? सब कंबाइन हो गया ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट कितना रहता है? एक। रिएक्टेंट कितना रह सकता है? कितना भी। प्रोडक्ट हमेशा एक। तो इसका इसका डेफिनेशन यहाँ मार्क करो, पेज नंबर 36। ये देखो पेज नंबर 36 में बोल्ड लाइन दिया है, व्हेन टू और बोलो पीछे पीछे, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कह रहे हैं ना एक ही बार में। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर देखो, अमोनिया में HCl मिलाया, 2 चीज मिलाया तो एक ही चीज बन गया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में यहीं से उठाते हैं, ये जो हम जो जिसको देखते नहीं है ना, एक्टिविटी ट्राई दिस, ये जो देखते नहीं है, इसी से उठाते। इस चैप्टर में से ज्यादातर बीच का ही उठाते। ये जो एग्जाम्पल दिया यही पूछ देगा, फाइंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, और ये क्वेश्चन दे देगा। तो तुम्हें समझना है भैया, इसमें 2 लोग मिल रहे हैं, 1 लोग बन रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वाला देखो, 2Mg प्लस O2 क्या बना? 2MgO। एक ही प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट, तो कौन सा प्रोडक्ट रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे भी देखो, CaO प्लस H2O क्या बना? CaOH2 प्लस हीट। हीट की गिनती नहीं है, हीट की गिनती नहीं है, तो कितना प्रोडक्ट बना? एक ही प्रोडक्ट बना, तो ये क्या हो गया? हाँ, ये मत सोचना अरे हीट भी आया 2 लोग बने, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा मत सोचना। हीट आया तो भी चलो, कुछ भी कर सकते हैं ना वो। चलो, तो अभी दूसरा जो रिएक्शन है वो कौन सा है? डीकम्पोजिशन। ये ना कॉम्बिनेशन का क्या होता है? उल्टा। इसमें प्रोडक्ट एक ही बन रहा था, इसमें रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा। इसको इसमें क्या होता है डिकम्पोजिशन में? यहाँ पे मैं लिख दूं, मेनी रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, यानी हाँ सिंगल प्रोडक्ट। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट
मेनी प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसका डेफिनेशन देखो, एग्जांपल में दिया उन्होंने, ग्लूकोज माने शुगर माने C12H22O11। ये सिंगल रिएक्टेंट है ना, क्या है? सिंगल रिएक्टेंट। लेकिन जब इसको हीट दिया, जब इसको जलाया गया, तो क्या बना? 12 कार्बन प्लस 11 H2O, यानी सिंगल रिएक्टेंट बट मेनी प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट। यानी जब मिलता है तो कॉम्बिनेशन, अलग अलग होता है तो डिकम्पोजिशन, मिलता है तो कॉम्बिनेशन, अलग अलग होता है तो देखो ना, एक ही था अलग अलग हो गया तो क्या हो गया? ये डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो गया। समझ लो ना, मीनिंग समझो। यस। अभी थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसका ये मीनिंग है अपना definition। चलो पीछे पीछे बोलो। द केमिकल रिएक्शन in which two or more products are formed a single reactant is a decomposition reaction। समझ में आया? ज्या रासायनिक अभिक्रियेत एकाच अभिकारकापासून दोन किंवा अधिक उत्पादिते मिळतात ती अपघटन अभिक्रिया असते। ठीक है, समझ में आया? अब जो तीसरा रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? प्लेस चेंज होता है। देखो, प्लेस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, प्लेस शिफ्ट हो जाता है। इसकी टोपी उसके सर, इसका स्थान उसकी जगह। तो ऐसा कुछ भी समझ सकते हो। इसका एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हमने देखो शुरुआती एग्जाम्पल एक लिया था, कॉपर सल्फेट वाला, सबसे स्टार्टिंग में। क्या एग्जाम्पल था वो? देखो यही था ना, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इसमें ना 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? देखो 1 2 3। हाँ चलेगा, Zn के साथ भी होता है, Fe के साथ भी होता है, ध्यान दो। चलो, तो अभी एक एग्जांपल देखो। अभी यहाँ सल्फेट किसके साथ बॉन्ड बनाया है? कॉपर के साथ। तो क्या होता है ना, ये जो कॉपर है और ये जो Fe है, ये दोनों अपना पोजीशन क्या कर देते हैं? तो देखो ना, वही तो हुआ। ये Fe इधर आ गया तो FeSO4 और ये Cu अलग हो गया C। यानी प्लेस चेंज हुआ ना, बस। क्या हुआ? प्लेस चेंज हुआ। तो एक ही जन ने प्लेस चेंज किया, मतलब एक ही ग्रुप ने प्लेस चेंज किया है ना, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका पीछे पीछे बोलो, डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन in which the place of the ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction। ये जो है ना, ये मान लो इन दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी, और लेकिन ये जो बंदा है लेस रिएक्टिव था। अगर हम रिएक्टिव की बात करें तो हमने तुम्हें मेटलर्जी किसने, तुम्हें अभी 10वीं में ना मेटलर्जी, 10th में। हाँ, तो मेटलर्जी में हम पढ़ेंगे ना कि एक सीरीज होता है रिएक्टिव का, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव समझते हो? कौन कितना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। तो कॉपर और Fe में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Fe है। लोहा ज़्यादा रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर, तो लोहा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर इन दोनों में पहले ही बॉन्डिंग बन चुका है, अगर Fe सामने आ जाएगा तो ये बॉन्डिंग छोड़ के किसके साथ चली जाएगी? Fe के साथ, और Cu बेचारा अकेला हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो Cu था स्विच ऑफ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो Cu है वो लेस रिएक्टिव था और जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है। अब पता है आगे चल के अगर Fe से भी ज़्यादा रिएक्टिव कोई आए और इनके बीच रिएक्शन हो तो Fe का भी साथ छोड़ के चली जाएगी। भैया विश्वास मत करो आजकल। क्लियर हुआ? तो ये नहीं अभी लास्ट ही है। कितना % है अभी? 4%। डबल डिस्प्लेसमेंट लास्ट का देख लेते हैं।
अभी लास्ट का कौन सा रिएक्शन है? डबल। इसमें ना डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पे 3 लोग थे ना, ए बी। अभी देखो इसका फॉर्मेट क्या था, ए बी प्लस सी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ए सी प्लस बी। सॉरी क्या बोल दिया, सी बी प्लस ए, ऐसा ना, बी तो वही रहेगा ना, ये ए की जगह सी आ जाएगा, तो सी बी प्लस ए। क्लियर? अब लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए बी प्लस सी डी, मतलब इनकी भी बॉन्डिंग बन चुकी है, इनकी भी बॉन्डिंग बन चुकी है, लेकिन ये दोनों आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ए वाला एक्सचेंज करके डी के साथ, और ये जो सी वाला